इन्वेस्टो फाइनेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपको बालाजी अमाइंस के रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाई से कुछ हद से ही ज़्यादा गिर चुका है और बालाजी अमाइंस के पास फ्यूचर के लिए कोई प्लान्स है भी या नहीं, और किन लेवल्स पर किस तरह की रणनीति अपनाई जाए, सारे पॉइंट्स को सटीक फैक्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो पूरे वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। सो दोस्तों, आज के दिन 3% की बड़ी गिरावट क्यों हुई उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इसके मार्केट कैप की बात करें तो 6,500 करोड़ के आसपास का है, और वैल्यूएशंस क्योंकि ऊपर से ज़्यादा गिर चुका है तो 20 पे यानी कि कंफर्टेबल लेवल्स पे आ चुकी है। सो दोस्तों, ये स्टॉक ऊपर से 43% डाउन है, जबकि 2018 से लेके 2021 तक यानी कि सिर्फ 3 सालों में इन्वेस्टर्स का पैसा 8 से 9 गुना बना कर दिया था। लेकिन उसके बाद मैक्रो फैक्टर्स और डिमांड के चलते ऊपर से 57% डाउन है। तो क्या ऐसा पहली बार ही हुआ था? जी नहीं, 2018 से 2 ही सालों में 67% तक गिर चुका था ये स्टॉक। लेकिन सिचुएशन उसके बाद पलट जाती है दोस्तों, और सिर्फ 2 ही सालों में 21 गुना पैसा बन गया था इन्वेस्टर्स का। तो किसी भी स्टॉक का नेचर जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स के चलते अगर किसी स्टॉक में गिरावट होती है तो उसका फ़ायदा उठाना होता है। तो क्या इसमें ऐसी परिस्थिति है? चलिए देखते हैं। सो दोस्तों, बालाजी अमाइंस जो है वो DMAHCl यानी कि डाईमिथाइल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड का पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से एक है, जबकि इंडिया का एलिफेटिक अमाइन में पूरे इंडिया में लीडर है, और साथ ही साथ स्पेशलिटी केमिकल्स भी बनाती है। सो दोस्तों, नेट सेल्स तो कुछ ही सालों में देखते ही देखते 4 गुना हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद अटक चुकी है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो तो उससे भी ज़्यादा गति से कुछ ही सालों में 12 से 13 गुना हो चुका था, लेकिन इसमें भी सेम अभी अटक चुका है। उसका रीज़न बड़ा सिंपल है दोस्तों, क्वार्टरली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का डेटा कि शुरुआत में तो मक्खन सी ग्रोथ थी, लेकिन उसके बाद पिछले 3 से 4 क्वार्टर में लगातार इनका प्रॉफिट गिरता हुआ जा रहा है। सो दोस्तों, आज के दिन का जो फॉल है उसका रीज़न आ चुका है। आज 3% स्टॉक गिर चुका है। तो वजह क्या है, चलिए जानते हैं। तो रीज़न दोस्तों सिंपल है कि बाकी की सारी कंपनीज़ का रिज़ल्ट आ चुका है, लेकिन बालाजी अमाइन ने अभी भी अपने रिज़ल्ट्स अनाउंस नहीं करे हैं। साथ ही साथ इनके जो 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन कर दिया है, और रीज़न जो है उसको पर्सनल बताया जा रहा है। सो दोस्तों, एक तो मास रेजिग्नेशन, ऊपर से रिजल्ट अनाउंस ना करना, इन दोनों की वजह से इन्वेस्टर्स के बीच पैनिक फैल चुका है, और आगे क्या करें वो अभी आज हम डिटेल में जानते हैं। सो दोस्तों, सेबी की गाइडलाइंस है कि कोई भी क्वार्टर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद 45 दिनों में यानी कि 1.5 महीने के अंदर अंदर कंपनी को अपना रिजल्ट पोस्ट कर देना होता है। लेकिन इन्होंने ये नहीं करा है, क्योंकि 14 अगस्त तक इनका रिज़ल्ट अपडेट हो जाना चाहिए था। सो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एक टर्म जो होती है उसमें 5 साल होते हैं, और इनके MD और डायरेक्टर डॉक्टर राम रेड्डी ने मई के कॉन्कॉल में पहले ही बता दिया था कि ये जो डायरेक्टर्स हैं इनके 5 साल और 5 साल यानी कि 2 टर्म्स ख़त्म होने जा रही है, और सेबी के रूल के अकॉर्डिंग जिसके भी 10 साल अगर ख़त्म हो जाते हैं तो उनको रेजिग्नेशन देना ही पड़ता है अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे होते हैं। तो दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान से नोट कर लीजिएगा कि आप किसी भी केमिकल कंपनी में निवेश करते हैं तो वो किस इंडस्ट्री को कैटर करती है वो खास जान लीजिएगा। अगर मैं किसी कंपनी को डिस्कस ना भी कर पाऊँ तो अपने तरीके से भी स्टडी कर लेना। तो बालाजी अमाइंस की बात करें तो इनका सबसे ज़्यादा जो अलोकेशन है वो फार्मा में है, और दूसरा है एग्रो में। फार्मा में 51% और एग्रो में 26%। सो दोस्तों, इन अलोकेशन से क्या होता है कि आपको एवरेज अप करे या बाय एंड डिप करे वो डिसीजन लेने में मदद मिलती है। तो एग्रो केमिकल्स जो है वो तो थोड़ा सा डिसेंट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे स्टॉक इस वजह से डाउन है क्योंकि उनको एक्सपोर्ट में दिक्कत हो रही है, साथ ही साथ कोविड के बाद डिमांड में भी थोड़ी सी कमी आ चुकी है। सो 77% तो इन दोनों इंडस्ट्री से हो गया, और बाकी का थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए कि पेंट, ऑयल एंड गैस, वाटर ट्रीटमेंट, और साथ ही साथ एनिमल फीड, रबर क्लीनिंग केमिकल्स और डाइज एंड टेक्सटाइल में इन की प्रोडक्ट्स का यूज़ लिया जाता है।
सो दोस्तों, किसी भी कंपनी में निवेश से पहले उसके मोट को जान लेना, यानी कि उसकी किस बाबतों में महारत है उसको जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बालाजी अमाइंस जो है वो एलिफेटिक अमाइन में पूरे इंडिया का लीडर है। साथ ही साथ वो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज फैसिलिटी, यानी कि कचरा जो होता है उसको लिक्विड में ना रख के सॉलिड फॉर्म में रखते हैं ताकि उसका अच्छे तरीके से निकाल किया जा सके। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि गवर्नमेंट भी जो है वो ऐसी कंपनीज को टाइम टू टाइम पुश करती रहती है जो कि इको फ्रेंडली तरीके को अपनाते हैं। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि बालाजी अमाइंस जो है वो इंडिजेनस टेक्नोलॉजी, यानी कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी से अपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, जिस वजह से दोस्तों क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कि लागत जो होती है वो कम हो जाती है और रिटर्न रेशियोज़ जो है वो अच्छे हो जाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने DCS टेक्नोलॉजी को अपनाया है, जिससे कि क्या होता है कि प्लांट की जो प्रोसेस होती है वो फुल्ली ऑटोमेटेड हो जाती है और ऑपरेशन जो होता है वो स्मूथली होता है। और दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री का आउटलुक जानना इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, भले ही कुछ लोगों के लिए ये बोरिंग हो। और कोई अब तक बना हुआ है तो वो सच में एक सीरियस इन्वेस्टर है और इनकी जो ग्रोथ होगी उनको बिलीव मी कोई भी नहीं बीट कर पाएगा। तो एलिफेटिक अमाइन जो कि बालाजी अमाइन इसमें लीडर है, उसकी मार्केट साइज़ की बात करें तो 4.9 बिलियन यानी कि 490 करोड़ डॉलर की है। और दोस्तों, अमाइन इंडस्ट्री के नेचर की बात करें तो उसका नेचर है ओलिगोपोली। अब ये ओलिगोपोली कौन सी चिड़िया का नाम है? तो दोस्तों, ये आपके फैमिलियर वर्ड मोनोपोली का थोड़ा सा दूर का रिश्तेदार है। तो जैसे कि मोनोपोली जो होती है उसमें सिर्फ एक ही किंग होता है, इनमें कुछ गिने चुने कुछ सिपाही होते हैं 4 से 5, तो वो जो होते हैं वो पूरी डिमांड को पूरा करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टॉप 6 कंपनीज जो है वो पूरी ग्लोबल कैपेसिटी का 50% कैटर करती है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि चाइना जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है और प्रोड्यूसर भी है, यानी कि पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा यानी कि 60% तो अकेला चाइना ही कंज्यूम करता है और साथ ही साथ खुद बनाता भी है। और दोस्तों, किसी भी कंपनी में निवेश से पहले आपको वो किस कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता है वो जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी कंट्री में अगर कोई दिक्कत आती है तो उस टाइम पे एवरेज डाउन करे या ना करे वो डिसीज़न आप ले पाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यानी कि 45 to 55%, यानी कि आसान भाषा में मान लो तो आधा प्रोडक्शन जो है वो यूरोप में जाता है। और दूसरे और तीसरे नंबर की बात करें तो USA और जापान है। तो दोस्तों, आप देखना कि इनके अलावा कि कोई भी कंट्री में अगर स्लो डाउन आता भी है ना तो इस पर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और आप आसानी से एवरेज डाउन भी कर पाएंगे और पैसे भी बना पाएंगे इन कंपनीज़ में जिनमें इन कंट्रीज़ का एलोकेशन कम है। दोस्तों, किसी भी कंपनी के क्लाइंट्स इकलौता फैक्टर तो नहीं होता है, लेकिन अगर कोई पता चले कि अच्छी अच्छी कंपनीज़ ने इनमें निवेश कर रखा है तो कुछ गहनता से जांच करने के बाद ही करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जुबिलियंट, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, लुपिन हो या फिर टाटा की रेलिस या फिर दीपक नाइट्राइट, HPCL, IOCL, बेयर्स क्रॉप, साथ ही साथ नेटको, सन फार्मा, जाइडस और कैडिला, ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं। दोस्तों, बिजनेस मॉडल में आगे भी सस्टेनेबल ग्रोथ मिलेगी कि नहीं उसके पॉइंट्स ये है कि ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे कि स्पेशलिटी केमिकल्स। इंडिजेनस टेक्नोलॉजी को हमने डिस्कस कर ही लिया कि स्वदेश की टेक्नोलॉजी जो है उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी ये ध्यान देते हैं और इनकी जो कंपटीशन है वो कम होती है। रीज़न अभी जस्ट डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इनकी जो इंडस्ट्रीज़ जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है, जैसे कि कुछ कंपनीज़ का, कुछ इंडस्ट्रीज़ का नाम ले तो फार्मास्यूटिकल, जी हाँ अभी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है लेकिन उसकी ग्रोथ कैसे मिली वो कोविड में आपने देख ही लिया। साथ ही साथ एग्रोकेमिकल्स, रिफाइनरीज, वाटर ट्रीटमेंट, रबर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डाई और फोटोग्राफिक केमिकल्स जो होते हैं, साथ ही साथ एनिमल्स की जो फीड के लिए केमिकल्स यूज़ लिए जाते हैं उसमें भी इन्होंने एंटर कर रखा है। और दोस्तों, इनकी लॉन्ग टर्म रेटिंग जो है वो भी इंडिया AA- से बढ़कर इंडिया AA+ हो चुकी है। रीज़न तो यही है कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है
मैन्युफैक्चरर है एलिफेटिक अमाइंस का, साथ ही साथ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर ही लिया। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स ऐसे हैं जिसका ये सोल प्रोड्यूसर है, यानी कि कोई और ये केमिकल्स नहीं बनाता है, तो इनमें तो इसकी मोनोपोली है। साथ ही साथ इनका जो एबिटा मार्जिन्स होता है वो भी सस्टेनेबल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि ये अमाइन इंडस्ट्री जो है वो ओलिगोपोली नेचर वाली है। तो इनमें क्या होता है कि रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस अगर बढ़ भी जाती है तो वो कस्टमर्स को पास ऑन कर सकते हैं ईजीली, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 10, 15 या 20 मैन्युफैक्चरर्स हैं और बार्गेन करने का मौका मिलेगा। जी नहीं, ओलिगोपोली होती है तो साथ ही साथ इनकी प्राइसेस जो होती है वो फ्लक्चुएट तो होती है आधा 1%, लेकिन कुछ हद तक एक रेंज में ही रहती है। और ऐसा नहीं होता कि कोई एक प्रोडक्ट 10 रुपये में बेच रहा है तो कोई सीधा जाके 8 या 5 रुपये में बेच देगा। और साथ ही साथ दोस्तों नई कैपेसिटी का एडिशन और कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये किसी भी कंपनी की जान होती है। इन पॉइंट्स को भी अभी हम देख ही लेते हैं। सो दोस्तों जिन्होंने ध्यान से देखा होगा उनको एक पॉइंट तो स्ट्राइक हुआ ही होगा कि एंट्री बैरियर जो है वो इन बिज़नेस में ज़्यादा होते हैं। रीज़न क्या है? बड़ा सिंपल है कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है ना वो इतनी कॉम्प्लेक्स होती है नेचर में कि कोई भी एरा गैरा आके अपना बिजनेस स्टार्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि इनमें हाई लेवल की टेक्नोलॉजीज़ और स्पेशल एबिलिटी और एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। और इस वजह से दोस्तों अमाइन इंडस्ट्री का नेचर ओलिगोपोली है और कुछ गिने चुने 5 से 6 जो कंपनीज़ है वो ही पूरे ग्लोबल डिमांड को पूरा करती है। साथ ही साथ दोस्तों R&D ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा और किसी और भी कंपनी में आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाला है। तो R&D सिंपली ये होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इससे क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो होती है ना उनको हम इंपोर्ट करते रहते हैं। तो अगर जिस प्रोडक्ट्स को हम इंपोर्ट करते हैं तो उन पे खर्चा ज़्यादा लगता है, और अगर कोई इंडिया की कंपनी ऐसी हो जो कि ये बनाने लगे तो इससे क्या होगा कि लागत कम हो जाएगी और उस कंपनी को हद से ज़्यादा फ़ायदा मिल पाएगा। और एथर इंडस्ट्रीज़ जैसी कुछ कंपनीज़ तो ऐसी होती है कि उनमें पहले इंपोर्ट होता था और वो कंपनीज़ अभी जाके अपनी डिमांड तो पूरी कर ही रही है, साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी कर रही है। तो ये भी इनमें एक अपॉर्चुनिटी होती है जिसका कि आगे जाके फ़ायदा मिल सकता है। सो दोस्तों टेक्निकल्स को डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं, जो कि अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि वो है कैपेक्स। तो कैपेक्स जो है वो फर्स्ट फेज़ में 250 करोड़ का हुआ था और दूसरे फेज़ में जो है 300 से 350 करोड़ का होगा, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 जो कि अब तक ख़त्म हो चुका है और FY 24 अगले मार्च तक ख़त्म हो जाएगा उसमें होगा। तो जी हाँ, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ है। और डाइमिथाइल और एसीटोनाइट्राइड जो है उनके प्लांट्स फेज़ 2 में कमर्शियलाइज होंगे और मिड FY 24 और FY 25 के अंत तक इनका रेवेन्यू में भी कंट्रीब्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लीजिए दोस्तों एथर वाला पॉइंट इसमें भी है कि ये जो इथाइल अमाइंस जो है उसकी डिमांड हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है इंडिया में, और इससे क्या होगा कि इंपोर्ट ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट की भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और इससे ग्रोथ में फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ न्यू प्रोडक्ट्स होता है उसका सिंपल इक्वेशन होता है कि वो फर्स्ट मूवर का एडवांटेज दे देता है। जैसे कि टाटा मोटर्स, उन्होंने EVs बनाना फर्स्ट शुरुआत कर दी थी, तो उस वजह से मारुति सुजुकी ने तो अब डिमांड को समझते हुए शुरू करा, लेकिन क्योंकि टाटा मोटर्स फर्स्ट मूवर थे तो उनको अब तक की ग्रोथ का तो उनको अकेले को फ़ायदा मिल गया। सो दोस्तों टेक्निकल्स से पहले एक लास्ट लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी के MD ने तो बयान दे दिया कि 5 लोगों का जो रेजिग्नेशन हुआ था वो सेबी के रेगुलेशंस के तहत हुआ था, लेकिन बीट द स्ट्रीट वेंचर के जो निमिष महेश्वरी जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उन्होंने ये कहा कि कंपनी ऑफ दिस साइज़ यानी कि इतनी बड़ी कंपनी होके रिजल्ट्स को पेश ना कर पाना एक पोटेंशियल रेड फ्लैग्स को दर्शाता है। साथ ही साथ इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ये कहा था कि बालाजी स्पेशलिटी केमिकल जो है वो IPO लाने जा रही है। तो एक तरफ तो आप IPO की बात कर रहे हो और इनमें बालाजी अमाइंस का रिजल्ट तक आप डेट नहीं डिक्लेयर कर पा रहे, तो वो एक रेड फ्लैग है। सो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि टेक्निकल चार्ट्स आपके सामने हैं, तो इनमें
कंपनी का नेचर जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी 57 या 63% के करीब जो ऊपर से डाउन है, तो क्या इसमें अपॉर्चुनिटी है? क्या ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर थी या पहले भी ऐसी गिरावट हो चुकी है? तो देखिए कि 2 से ढाई सालों में 2018 से 72% डाउन हो चुका था, लेकिन उसके बाद के सिर्फ 1.5 साल में 2400%, यानी कि पैसा 25 गुना हो गया था। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को ध्यान में देना है। तो कंपनी जब तक गिरती है तब तक गिरने देना है, लेकिन उसके बाद अगर कोई कंसोलिडेशन स्टेज मिलता है और ऊपर से करेक्शन भी अच्छा खासा मिल जाए जो कि पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से हो, तो उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है वो धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में बाय कर सकते हैं। तो चलिए लेवल्स भी देख लेते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, तो उसको तो रिवर्स नहीं करा है, लेकिन स्टॉक कंसोलिडेट जरूर कर रहा है। तो ये 2046 का जो लेवल है वो ऊपर से 61% डाउन है। तो दोस्तों, सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं। तो जिन्होंने इस स्टॉक को होल्ड कर रखा है और अच्छे खासा मात्रा में अलोकेशन दे दिया है, उनको तो 1950 और 1900 जो कि 63 से 64% डाउन है, उन लेवल्स के लिए वेट करना चाहिए। लेकिन जिनका अलोकेशन थोड़ा सा कम है और फार्मा इंडस्ट्री में जैसे कि डिवीस लैब, लॉरस लैब वगैरह में ज़्यादा अलोकेशन नहीं हुआ है, तो वो 2046 जो कि 61% डाउन है, उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। अब देख लेते हैं स्विंग ट्रेडर्स के बारे में। तो वो तो सिंपली डाउन ट्रेंड में कभी भी हाथ नहीं डालेंगे, और जब भी स्टॉक जो कि ये रेजिस्टेंस बना था उन लेवल्स को अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है, यानी कि 2, 4, 6, 5 के लेवल्स को, तभी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ एंटर करेंगे। इससे पहले भी हमने ईजमाई ट्रिप और डीमार्ट का तो आउट ऑफ द वे जाके एक डीप एनालिसिस करा है जो कि सबको बहुत पसंद आ रहा है, उसके लिए थैंक यू। और बाकी भी कई सारी कंपनीज़ का एनालिसिस हमने करा है, साथ ही साथ ब्रेकिंग न्यूज़ को भी हमने डिस्कस करा है जो कि अभी भी लाइव है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टडी और ब्रेकिंग न्यूज़ को, और अगर आपकी भी कोई कंपनी है तो एक हम अपनी कम्युनिटी बना के एक सिंपल तरीके से लेकिन इफ़ेक्टिव वे में डिस्कस करते रहेंगे, ताकि आपको बाय ऑन डिप करे या एवरेज अप करे और किन लेवल्स पे किस तरह का निवेश करे उसका ख्याल आ सके। तो कोई भी बाय या सेल टिप रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आपको एक डीप इंसाइट के साथ कुछ नीति साझा करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।